हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करने वाले हैं। हम लोगों ने कूलन लॉ पे और उसके एप्लीकेशन पे बात कर ली थी। लास्ट क्लास में शायद एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, कुछ इस तरह का था। अगर आपसे हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो थोड़ा सा हिंट देख लो उसमें। कुछ इस तरह का था, यहाँ पे एक प्लस क्यू रखा था, यहाँ पे प्लस क्यू रखा था, और मैंने शायद यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज लिया था, याद है ना। और इसमें डिस्टेंस मैंने क्या मानी थी, 12 मानी थी शायद इनके बीच की, है ना। और बोला था अगर इसको एक स्लाइटली हम डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस कर दें, और तो इसका टाइम पीरियड क्या निकल रहा था, ये क्वेश्चन था। तो आपको करना क्या है, सिंपल स्लाइटली एक्स डिस्प्लेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे नेट फोर्स लिखना है। तो यहाँ पे इसकी वजह से नेट फोर्स क्या होगा, इसकी वजह से नेट फोर्स इधर ही होगा क्योंकि माइनस का चार्ज है, और इसकी वजह से इस तरफ को। तो नेट किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। यानी F1 की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बड़ा क्यू बाई ये दूरी कितनी है, ये एल, ये भी एल। तो ये आपका कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया, के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये इधर क्या सिमिलरली फोर्स यही इधर लगेगा, जो इधर एफ लग रहा होगा वही इधर एफ लगेगा, यानी F1 F2 बराबर होंगे। नेट आप किस तरह से निकालोगे, नेट आप इस तरह से निकालोगे कि देखो, क्योंकि दोनों जो हमारे चार्जेस है वो सेम है, तो इनका कंपोनेंट कर लो। इस एंगल को मान लो थीटा, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, समझ आ रहा है ना। और ये सेम थीटा थीटा, तो ये भी थीटा। तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली इसका इधर आएगा एफ कॉस थीटा, नीचे आएगा एफ साइन थीटा, तो नीचे हो जाएंगे 2f साइन थीटा। तो जो एफ नेट हम लिखेंगे, जो एफ नेट हम लिखेंगे वो होगा 2f साइन थीटा। और एफ की वैल्यू क्या है, ये बस रख दो, 2 के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से लिखेंगे तो आ जाएगी एल बाई दिस डिस्टेंस, सही बोल नहीं सॉरी, एक्स बाई दिस डिस्टेंस। एक्स का मतलब क्या है, ये एक्स हमारा अपॉन, जब इसका ये अपॉन में लिखेंगे तो ये एक है, ये आधा है, तो ये हो जाएगा पावर 3/2, ठीक है। और एक माइनस साइन, माइनस साइन क्यों, क्योंकि हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो ऊपर की तरफ है, और फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। हमने डिस्प्लेस किधर किया इसको, ऊपर की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक माइनस साइन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, एल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में काफी छोटा है तो उसको हटा दोगे यहाँ से। फिर ये हट गया पहले, फिर ये स्क्वायर से ये हट गया, तो यहाँ क्यूब आ गया सिंपल, बस बन गया। ये हमारा क्या बन गया, ओमेगा, ठीक है ना। सॉरी, के की वैल्यू कितनी आ गई, 2k क्यू बाई एल क्यूब। तो हमारा टी क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। बस ये वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। हिंट क्या, मैंने पूरे सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। इसको यहाँ पर रख के आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलो अब चालू करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको पहले फील करते हैं थोड़ा सा। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या। मान लो कोई एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मान लो एक चार्ज है। इस चार्ज को आप एक खतरनाक डाकू की तरह ट्रीट करके देखो, ठीक है ना। जैसे डाकू क्या होता है, डाकू का चारों तरफ उसका वर्चस्व होता है। कोई तीसरा आदमी उसके जब इलाके में आता है तो उसको भय लगता है अंदर से कि नहीं यार, डाकू उंगली मेरी काट के माले में पहना लेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से इस चार्ज के चारों तरफ भी एक रीजन होता है जहां पर इस चार्ज का खुद का वर्चस्व होता है। उस वर्चस्व को बोलते हैं, उसकी जो एक तरह से बोलते हैं ना कि उसका जो पूरा इलाका है उसमें इसकी ठाठ चलती है, तो उस ठाठ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, इस चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर कोई अगर हम दूसरा चार्ज ला करके रख दें तो उस दूसरे चार्ज को फोर्स फील होगा। अब वो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, उनके वो साइन पर डिपेंड करेगा, वो बात अपन नहीं कर रहे हैं, वो करते हैं। तो एक चीज हमें ये समझनी है कि अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तब उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स फील होगा। तो एक यहाँ से हमें ये मैसेज लेके चलना चाहिए कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से। बात समझ आई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आता है, ठीक है ना। ये बात आपको अपनी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। ऐसा नहीं होता, फोर्स तब तक नहीं लग सकता जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ठीक है। तो इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। मान लो इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच का फोर्स किस तरह से, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, अगर हम इस चार्ज को यूनिट चार्ज बोल दें, यानी अगर हम क्यू नॉट को इधर 1 कर दें, बोल दिया कर दें, या हम इसको इधर डिवाइड कर दें, तो ई को हम इस तरह डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी अगर यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है
उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो समझने वाली डिफिनेशन हो गई एक तरह से, बट जो हमें समझना क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तभी फोर्स है, यानी किसी भी चार्ज के चारों तरफ के रीजन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझते किस तरह से, उनको समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं तो उसको हम भाई हमारे दिमाग में उसकी एक पिक्चर होनी चाहिए। जैसे हम लोग अपने देवी देवताओं को इमेजिन करते हैं, तो मान लो हमने शंकर जी इमेजिन किया, तो मेरे दिमाग में एक छवि आ गई जिसमें वो सांप डाले हुए हैं, गले में उनका एक सर पे जूड़ा लगा हुआ है, ठीक है ना, वो बागाम्बर पहने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ जाती हैं। तो उसी तरह से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करें तो उसका एक प्रतिरूप मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे कि होता है ना साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो निराकार है, मतलब हमें उसका कोई एक्चुअल स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसको हम इमेजिन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है ना, तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अब उसको समझते हैं। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक, इसको आप काम करो, जगह बना लेते हैं पहले थोड़ी सी। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। देखो ध्यान से, इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ध्यान समझना। कभी कभी इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं कि जो कि देखने में तो अगर आप पढ़ रहे हो भी तो बहुत आसान लगेंगे, लेकिन तब जो होते हैं थोड़ी टफ लगते हैं। देखो ध्यान से, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ये तो बेसिक बेसिक सी बातें होती हैं, सबको एक तरह से पता होनी चाहिए। और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। ये आइसोलेटेड चार्ज रखे, मतलब अलग अलग है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, अगर हम इनको पास पास रख दें, अभी ये अलग अलग है, ठीक है ना, अगर इनको पास पास रख दें तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इससे निकलेंगे और इस पे जाएंगी। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, पॉजिटिव पे निकलती है, पॉजिटिव से निकलती हैं और इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती हैं, या इन्फिनिटी से निकलती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, आप बेसिक बेसिक्स इसके बाद ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इस पर कोई मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है ना, इस पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करी, तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगी। ये जो डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी वजह से इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इसके पीछे लगा दिया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगली चीज क्या है, ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। सारी बातें लिखोगे, नॉट क्लोज लूप, ठीक है ना, अपनी भाषा में थोड़ा लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, नॉट क्लोज्ड लूप। ये बंद लूप में नहीं होती है, ठीक है ना, एक जगह से निकली दूसरी जगह, ये नहीं कि पूरा सर्कल कंप्लीट, सॉरी लूप कंप्लीट करें, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सॉरी ईच अदर। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि जहां पर ये डेंस होती है, मतलब इस तरह से समझो, ऐसे मान लो कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से गई हुई है, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर आप देखोगे, इस जगह पर देखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में, इधर देखोगे तो आप यहाँ पर दूर दूर है। तो जहां पर मान लो यहाँ पे एक ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, तो जो ए पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी बी से। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यानी लाइन जहां पर डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होती है। बेसिक बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि सवालों में आपको आसानी हो जाए। ठीक है ना, कभी कभी ये चीजें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, तो इसको उतार लो फटाक से। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब अगली चीज हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सिस्टम्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन दो तरह से करते हैं। फर्स्ट चीज होती है हमारी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, क्या चीज, डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। याद है मैंने आपको एलिमेंट लेने वाले वीडियो में बताया था ये, ठीक है ना, तो वो वीडियो पर जरूर देखना। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ इस तरह से, क्योंकि ईएमटी और क्लासिकल जो होता है उस वीडियो से पूरी पूरी तरह लिंक होता है। अगर आपने एक वीडियो वो अच्छे समझ ली है तो इसमें आपको कोई जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली। ठीक है ना, तो पहले डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या है, हमें सिंपल एक सिंगल चार्ज की वजह से निकालना। तो सिंगल एक चार्ज की वजह से क्या होता है, निकालने का तरीका, मान लो ये क्यू चार्ज है, इसकी वजह से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पर कोई एक यूनिट चार्ज रखा हुआ, हम क्या करेंगे जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप क्या करो, जिस पॉइंट पे निकालना हो आप यूनिट चार्ज मान लो, कि मान लो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यूनिट चार्ज, या आप कुछ भी करके मान लो, यहाँ मान लो क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी इस तरह से कर सकते हो। तो इनके बीच में फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स बाई क्यू नॉट, यानी ये मैंने टेस्ट चार्ज रख के देखा, यहाँ पर क्या जाएगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट में क्यू नॉट को मार दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरी बात क्या करेंगे अपन, कि ये हो गया डिस्क्रीट, ये आपको याद रखना। आप इसकी वजह से जैसे मान लो हम लोगों ने जितने सवाल उसमें किए फोर्स में, उतने ही सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो सकते, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन द सेंस कि जैसे जैसे हम लोग वहाँ पे सवाल कर रहे थे वैसे उसमें क्या करें, जहाँ पर उसमें फोर्स निकालना था वहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा सकते हैं। जैसे मान लो आपसे बोल दे रहे इस तरह से कि मान लो एक ये आपका रखा हुआ है स्क्वायर की 3 साइड पे रखे हुए हैं क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे रखा हुआ 2Q। बताओ इसकी साइड सारी ए है, बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है ना। तो करने का तरीका सेम होता है, यहाँ पे हम यूनिट चार्ज अगर मान लेंगे तो हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इसकी वजह से और इसकी वजह से। ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा वेक्टर फॉर्म भी होगा। तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट, या इसका जो हम इस फॉर्म में दिखाते हैं तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। आप तो जनरली ऐसे सीधे कंपोनेंट में इसकी वजह से इधर होगा, ठीक है ना, इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा, तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो सारे सवाल इसमें भी किए जा सकते दोबारा से जितने उसमें किए थे, लेकिन उस सवालों पर अपन टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बस सीधे मूव करते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल रॉड से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल रॉड रखी हुई, चार्ज रॉड, ठीक है ना, चार्ज रॉड सिंपली मान लो इस तरह से रखी हुई रॉड, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो आप L है, L लेंथ की कोई रॉड है। इससे किसी एक पॉइंट से R दूरी पर, R डिस्टेंस पर आपको पूछा गया है कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। करने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर नहीं भी सीखा हुआ तो ध्यान से देखो इसमें करते क्या है। सिंपल y दूरी पर जाकर के dy का एक एलिमेंट लेते हैं, y पे जाके dy या x पे जाके dx कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। या इधर से मान सकते हैं कि थीटा पर जाकर के d थीटा का एलिमेंट, y पर जाके dy या थीटा पर जाके, ये d थीटा है, छोटा सा एंगल जो बन रहा है ना ये d थीटा है, थीटा पर जाकर के d थीटा का आप एक एलिमेंट ले लो, या यहाँ से y पर जाके dy का एक एलिमेंट ले लो, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज किस तरह निकालेंगे, इस पे जो चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, ठीक है ना। अगर लैम्डा रहा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे छोटा सा चार्ज हम dq लिखेंगे तो dq किस तरह से लिखेंगे, लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इस पे पूरा चार्ज इंटू छोटी सी लेंथ। तो क्या आ गया भाई, लैम्डा क्या था, क्यू बाई एल, याद है, ये याद रखना। यहाँ से आगे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई क्या आएगा, डी की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से इधर की तरफ, ये आएगी डी की डायरेक्शन। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के डी क्यू बाई, फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई, ये दूरी कितनी है, ये आर है ये वाई है, इसको आप मान लो कि एक्स है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। और ये जो भाई नीचे वाली एक लाइन दिख रही है, ऊपर वाली लाइन दिख रही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, इसको हम एक ही मान सकते हैं। तो एक्स ये मान लो चाहे ये मान लो, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, डी ई साइन थीटा, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल में जो डी ई कॉस थीटा है, इन सारे डी ई कॉस थीटास को जोड़ करके हम हॉरिजॉन्टल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इस डी ई साइन थीटा को जोड़ करके हम वर्टिकल में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम ई हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, क्योंकि देखो उस तरह से यहाँ एक एलिमेंट होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसकी वजह से देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर अगर हम कोई एलिमेंट चूज करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ, उसका एक एलिमेंट जो आपका कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। तो जितने भी एलिमेंट लेंगे सबकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल सब कंपोनेंट आएंगे, और सबको अगर डी ई कॉस थीटा को जोड़ देंगे तो ई एच आ जाएगा, और डी साइन थीटा को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको क्या कर देंगे, डी ई कॉस थीटा, ठीक है ना, पसीना बहुत आ रहा है, डी ई कॉस थीटा,
ठीक है। और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, देखो ध्यान से, हम लोगों ने मान लिया इसको, इसी फिगर को मैं दोबारा इधर बनाऊं ताकि अच्छे से समझ आए। ये दूरी r थी, मान लिया जो मैक्सिमम एंगल है दैट इज θ1 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो मैक्सिमम एंगल है वो θ2 है, ठीक है। लेंथ पूरी कितनी थी, l थी, यही बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें खुचर खुचर हो जाएगी, इस वजह से नीचे बना दिया है, ठीक है ना। तो DE वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, क्या आ जाएगा, DE की वैल्यू k dq, और dq की वैल्यू क्या है, लैम्डा dy बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो ध्यान से, कॉस थीटा जब यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा r बाई एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक काम करो, देखो ध्यान से, यहाँ पे आप इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल क्या बन रहा है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, ये थीटा है, ये y है, ये r है, ये x है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी y बाई आर, ठीक है, क्योंकि dy है तो dy की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी y बाई आर, तो y की वैल्यू आ जाएगी r tan थीटा, ठीक है। तो dy की वैल्यू आ जाएगी r tan थीटा का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो मतलब बेसिक सी बात है, इसको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। dy इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये है कि x की वैल्यू में भी कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, r और x में भी कुछ रिलेशन बन रहा है, r और x में जो रिलेशन बन रहा है दैट इज कॉस का रिलेशन है। तो कॉस का रिलेशन क्या बनेगा यहाँ से, देखो ध्यान से, कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है ना, इधर लिख देता हूँ, इधर दिख तो रहा होगा आपको, ठीक है ना। क्या जाएगा, r बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये x इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, r सेक थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्या करो, x की वैल्यू और dy की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाहर कर लो, ठीक है। ये आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ये x मिल गया, x क्यूब हो गया, और r की जगह हम क्या रख देंगे, r की जगह रख देंगे हम लोग x कॉस थीटा, सॉरी सही कर रहा हूँ ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं करेक्ट है मेरे ख्याल से। तो r बाई एक्स सीधा कॉस थीटा रख दो ना, r बाई एक्स रखेंगे कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन x रखेंगे r सेक थीटा, तो हो जाएगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू dy की जगह रखेंगे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा चला गया, एक r से एक r मर गया, क्या बचा यहाँ पे, कॉस थीटा बाई r इंटू डी थीटा, क्या आ गया ये, k लैम्डा बाई r इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा की लिमिट जा सकती है, ऊपर जा सकती है मैक्सिमम θ1 तक, और नीचे जा सकती है θ2 तक। तो नीचे वाला एंगल माइनस में लिखेंगे, माइनस θ2 से θ1, करेक्ट है। क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये लिमिट रखेंगे, आ जाएगा k लैम्डा बाई r इंटू साइन θ1 माइनस माइनस प्लस साइन θ2, ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्टिकल निकालने की क्या करेंगे, ई वर्टिकल जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा, सारे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा, कोई दिक्कत। DE साइन थीटा जब करेंगे तो DE साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, k dq वैल्यू लैम्डा dy अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा की लिमिट, साइन थीटा की वैल्यू क्या, y बाई एक्स, साइन थीटा की वैल्यू क्या, y बाई एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, एक काम कर सकते हैं अपन, सारी वैल्यूज उठा के पुट करते हैं फिर से, देखो k लैम्डा बाई वाई, सॉरी k लैम्डा अभी कुछ नहीं निकल सकता है, और y बाई एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से, ये तो साइन थीटा था, मैंने हटा दिया इसको यहाँ से, और dy की वैल्यू ये थी। अब एक काम करो, तो एक काम सिंपल ये करो कि dy ये आ गया अपना, और dy की जगह पर ये रख दो, ठीक है ना, dy की जगह पर क्या आ जाएगा, और y की जगह पर ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा आपका r tan थीटा, ठीक है ना, y की जगह पर आ गया, dy की जगह पर क्या आ जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई x का वैल्यू कितना है, r सेक थीटा, इसका क्यूब कर दो, यानी r क्यूब सेक क्यूब थीटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक चला गया, केवल एक सेक थीटा बचा, r से 2r चले गए, क्या आ गया, k लैम्डा बाई r इंटीग्रेशन, यहाँ बचा tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा केवल साइन थीटा,
साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा की लिमिट थीटा 2 से माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ठीक है। इसको मैं कहीं और लिख देता हूँ, जगह बची हुई इधर ही कर देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। देखो ध्यान से क्या जाएगा यहाँ पर, के लैम्डा बाई आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा में जब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सॉरी ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये ठीक है ना, ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? आई होप थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि पहली बार करोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक आध बार उसको समझ लोगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गंदी दिखती है, बाकी जो मेथड है वो तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। फिजिक्स तो इसमें बहुत थोड़ी है, केवल मैथमेटिक्स ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो चार्ज रॉड पे बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं रिंग की। तो हम लोगों ने क्या रिजल्ट देख लिया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि जो भी हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी चार्ज रॉड की वजह से, तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रटने से ज़्यादा अच्छा है, इसको ऐसे याद रखो, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। देखो इस तरह का तार था हमारा, इस तरह की रॉड थी हमारी, तो एक कंपोनेंट आ रहा था इधर की तरफ और एक कंपोनेंट आ रहा था हॉरिजॉन्टल में, ठीक, सॉरी वर्टिकल में, ठीक है ना। तो वर्टिकल वाले को आप पैरेलल बोल सकते हो और हॉरिजॉन्टल वाले को परपेंडिकुलर, ताकि हो सकता है कभी रॉड ऐसे दे दी जाए, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी पैरेलल होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो वाला जो है वही हॉरिजॉन्टल था। इसका फॉर्मूला क्या था, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है ना। और पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या आ गया हमारे पास, के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कोई दिक्कत? अब बात क्या कर सकते हैं, कई इसमें केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या बन सकता है, इनफाइनाइट के लिए, किसके लिए, इनफाइनाइट रॉड के लिए, इनफाइनाइट रॉड के लिए क्या बन सकता है, देखो ध्यान से, जब रॉड इनफाइनाइट हो जाएगी, इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, तो थीटा 1 और थीटा 2 ये भी इनफाइनाइट, सॉरी ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि बढ़ते 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 कहाँ तक, मैक्सिमम 90 तक बढ़ जाएंगे। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो साइन 90 साइन 90 वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1 1 2, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, तब ई परपेंडिकुलर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और ई पैरेलल कितना आ जाएगा, ई पैरेलल आ जाएगा cos 90 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट रॉड के लिए। जब भी हम सेमी इनफाइनाइट की बात करते हैं, इसकी सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, एक भाई इनफाइनाइट का मतलब क्या था, पूरी रॉड है, इधर भी इनफाइनाइट तक इधर भी इनफाइनाइट तक, लेकिन सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा, एक तरफ तो इनफाइनाइट है लेकिन एक तरफ इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पे फिक्स है, तो हमें इस पॉइंट पे निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए देखो ध्यान से, ये थीटा 2 तो 90 जा रहा है, लेकिन थीटा 1 जो है वो 0 है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम बिल्कुल उसी के पास निकाल लेते हैं। ये जो थीटा है घट करके बिल्कुल इस जगह पर आ गया है, तो क्या हो गया हमारा 0, थीटा 1 हमारा 0 है और थीटा 2 हमारा 90 है। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा इसमें, ई परपेंडिकुलर जब आप एक इसमें 0 रख दोगे, एक 90 रख दोगे, तो बचेगा केवल इसमें 1, तो आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। और ई पैरेलल कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसमें आप थीटा 2 रखोगे क्या 90, तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस का के लैम्डा बाई आर, माइनस का इंडिकेट कर रहा है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये सेमी इनफाइनाइट वायर था, ठीक है ना, ये सेमी इनफाइनाइट वायर था, इधर इन्फिनिट तक, इधर फिक्स है। हमें अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो तो इधर की तरफ है, कितना, ई लैम्डा, सॉरी ई परपेंडिकुलर जो है वो 2k, सॉरी इधर के लैम्डा बाई आर है, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर है, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। यानी नेगेटिव का मतलब क्या है, रॉड अगर इधर है तो कंपोनेंट इधर होगा, यानी इधर क्या है, ये ई पैरेलल है, माइनस के लैम्डा बाई आर का मतलब क्या है, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। समझ आया ये चीज़? तो ये हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी सेमी इनफाइनाइट इसका यूज बहुत जगह आता है, सेमी इनफाइनाइट रॉड का यूज बहुत जगह आता है, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल आपको ध्यान रखना होगा इसमें, ठीक है ना। के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, उसकी डायरेक्शन जो होती है, ऑब्वियस सी बात है, इधर की तरफ सारा का सारा चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जो इसका रिजल्टेंट आ रहा होगा वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ होगा। इसमें कोई दिक्कत, इसको भी नोट कर लो।
अब बात करते हैं हम लोग चार्ज एक रिंग हो उसके लिए क्या केस बनेंगे हमारे, देखो ध्यान से, सॉरी, चार्ज रिंग, चार्ज रिंग, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, चार्ज इस रिंग पे इस तरह से बिखरा हुआ होगा, कुछ भी प्लस क्यू मान लो, ठीक है ना, या आप लैम्डा मान लो, चलो क्यू मान लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज इसमें बिखरा हुआ है, इसका सेंटर है। तो अगर अपन सेंटर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो ध्यान से, मान लो हमने कोई भी यहाँ पर एलिमेंट लिया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ होगी, उस तरह से इसके अपोजिट जो एलिमेंट लेंगे उसकी वजह से इधर होगी, तो ओवरऑल मिला करके क्या होगा, इसके जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो बैलेंस होगा, यानी जीरो होगा, लेकिन इसकी एक्सेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस तरह से, देखो ध्यान से, ये अगर रिंग है तिरछी दिख रही है आपको, इसका साइड व्यू है, ठीक है ना, तो इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, मान लो इसकी रेडियस अगर आर है तो एक्स दूरी पर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो ध्यान से, मान लो ये एंगल अल्फा है, तो एक हम एलिमेंट लेंगे ऊपर यहाँ पर इस जगह पर, मान लो डीएल लेंथ का हमने एक एलिमेंट लिया, तो इस डीएल लेंथ के एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, सिंपल सा फिर से भाई डीई, ठीक है ना, डीई, और इधर की तरफ ये एंगल अल्फा था तो ये भी कितना होगा अल्फा, इधर का कंपोनेंट क्या आएगा डीई कॉस अल्फा, और इधर क्या आएगा डीई साइन अल्फा, समझ आ रहा है। उसी तरह से हर एलिमेंट जब ले रहे होंगे तो इस तरह से एलिमेंट आ रहे होंगे, डीई का एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा, एक डी साइन अल्फा, ठीक है ना, थीटा ने अल्फा, ठीक है, इस तरह से ऊपर एक होगा तो उसका भी एक डी साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा, और इधर क्या होगा डीई कॉस अल्फा, तो एक्चुअल में क्या होगा डीई कॉस अल्फा सारे सामने की तरफ आएंगे और डीई साइन थीटा सारे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इस तरह से एक चक्र की तरह इस तरह से फैल जाएंगे, डीई साइन थीटा जो होंगे कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे, इस तरह से, ठीक है ना, सारे डी ई साइन थीटा है इस तरह के दिख रहा होगा, एक ऊपर होगा एक इधर की तरफ होगा, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन के अंदर की तरफ, ठीक है ना, इस तरह के सारे डी ई साइन थीटा होंगे, तो ओवरऑल इसका जो समेशन आएगा वो जीरो आएगा, इसको अपन देख भी लेंगे अभी कि जीरो आएगा या नहीं आएगा, तो एक्चुअली में कॉमन सेंस समझ आ रहा है ये तो जीरो आएगा, लेकिन वो जीरो नहीं आएगा, देखो ध्यान से, ये दूरी आर है ये एक्स है, तो ये कितनी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, यहाँ पे छोटा सा चार्ज डी क्यू जो आएगा, छोटा सा चार्ज डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई टोटल चार्ज क्यू है, पूरी दूरी कितनी टू पाई आर इंटू छोटी सी डिस्टेंस डी एल, क्यू बाई टू पाई आर इंटू डी एल, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पर, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी आर कितना है यहाँ पर, ये दूरी कितनी अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा के क्यू बाई टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एल, करेक्ट है। हमें निकालना क्या है डी ई कॉस थीटा, तो ई जो अलॉन्ग द एक्सेस आएगा, या बोल सकते हैं ई हॉरिजॉन्टल जो आएगा, सॉरी ई हॉरिजॉन्टल जो आएगा, ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फा, इसमें कोई दिक्कत, डी कॉस अल्फा मतलब उधर के सारे कंपोनेंट को हम जोड़ दे रहे हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से के क्यू बाई टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से निकालो, एक्स बाई दिस डिस्टेंस, यानी एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई इसको इस तरह से एक्स यहीं लिखे ले रहे हैं, और जो रूट वाला है उसको यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एल, कोई दिक्कत, सारा का सारा जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकालो, आप देख रहे होगे हमें डीएल के रेस्पेक्ट में एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, और कोई भी इसमें से वेरिएबल टर्म नहीं, सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाल लो, क्या आ जाएगा के क्यू एक्स बाई टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन डीएल, और इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या है, इस लेंथ पूरा इंटीग्रेशन यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई आर, तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसल आउट होगा, तो ई नेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ई जो हॉरिजॉन्टल है इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, ई हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू के, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये होता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ई वर्टिकल आप खुद कैलकुलेट कर लेना, जीरो आएगा, ई वर्टिकल जो आएगा वो हमारा जीरो आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, उतारो इसको फटाक से।
तो ये बात हम लोगों ने करी कि किसी भी रिंग की एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं। आप एक काम करो, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रख के देखो, तो रिंग के सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और एक्स की वैल्यू इन्फिनिट रख के देखो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, सॉरी 0 आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब सेंटर पे भी 0 है और पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी पे 0 है। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में इसकी कुछ जो हमारी मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, जब 0 से इन्फिनिट, भाई 0 0 यहाँ पर है तो कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी कहीं पर आई होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी तो किस तरह से निकालते हैं, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है इस तरह से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे। सिंपल सा हमारा मैक्सिमम निकालने का तरीका होता है। करो उसको, डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, के क्यू कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स इंटू नीचे वाले डिफरेंशिएशन 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये भी 0 में चला गया, ये भी 0 में चला गया, यहाँ से कॉमन मिल रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, वो भी 0 में चला गया। यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3x स्क्वायर, केवल 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, -2 बचा, 2 उधर भेजेंगे, आ जाएगा प्लस माइनस r/√2। यानी इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी इधर से हम क्या चलेंगे, r/√2 जैसी दूरी आई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ किस तरह से बनेगा, देखो ध्यान से, इधर हमारा x है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x है। ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पे 0 है। ठीक है ना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। और क्या होगा, x की वैल्यू जैसे r/√2 पहुंची वैसे ही मैक्सिमम हो, फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे घटने लगा। ठीक है ना, इस तरह से घटने लगता है। तो ये कौन सी वैल्यू है, r/√2। उसी तरह से निगेटिव में भी होता है, इधर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और फिर क्या होगा, r/√2 मैक्सिमम हो, फिर से ये धीरे धीरे घटने लगा। यह क्या, कौन सी दूरी है, -r/√2। ये इसका ग्राफ बन जाता है। कभी कभी इस ग्राफ से भी सवाल पूछ दे रहता है, तो इस तरह को आपको याद रखना दिमाग में। और आपसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के क्या करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, मैक्सिमम वैल्यू भी निकल आएगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हो खुद से। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक की बातें आज आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है ना, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।